जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मोटिवेशन की थीरीज़ की। अब हम लोग आ चुके हैं डेविड मैकलेलैंड की थीरी की तरफ। और डेविड मैकलेलैंड जो है उसने तीन फैक्टर्स बताए थे अपनी थीरी में कि नीड जो है वो तीन टाइप की होती हैं। ये जितनी भी थीरीज पढ़ रहे हैं, ये हर एक जो भी हमारा सोशल साइंटिस्ट है, उस ये जो भी हमारा स्कॉलर है, उस स्कॉलर की अपनी जो सोच है, अपनी पेश करदा थीरी जो है वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है डेविड मैकलेलैंड। इन्होंने कहा था कि इंसान के जो नीड्स हैं वो तीन टाइप की हैं। वो तीन टाइप्स की कौन कौन सी होती है? नंबर वन, नीड ऑफ अचीवमेंट। सबसे पहले इंसान चाहता है कि इंसान कुछ ना कुछ अचीव कर ले। ठीक है जी, उनके अंदर एक ड्राइव होती है जो उसको खींच रही होती है कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, मैं वो चीज़ हासिल कर लूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ा घर ले लूँ, वो भी एक अचीवमेंट है। मैं बड़ी कार ले लूँ, वो एक अचीवमेंट है। मैं पीएचडी कर लूँ, मैं एमफिल कर लूँ, वो एक अचीवमेंट है। मैं फ़लाँ जगह पे जॉब कर लूँ, वो एक अचीवमेंट है। ठीक है जी, तो ये, या मैं कोई अपने मोहल्ले का काउंसलर बन जाऊँ अपने इलाके का इलेक्शन लड़ने के बाद, ये भी एक अचीवमेंट है। तो इस तरह की नीड्स होती है इंसान, हर एक इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ वो अचीव कर ले, कोई ना कोई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लेता है कि इसको मैंने अचीव करना है, मैं इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो इंसान की ये नीड होती है। उस नीड के बाद आगे जब जाते हैं हम लोग, तो उस तरफ आती है नीड ऑफ पावर। पावर का मतलब होता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। पावर का मतलब होता है कि एक इंसान की वो कैपेसिटी, एक इंसान की तो वो ताकत जिसके ज़रिए वो दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो है वो दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकता हो, उसको हम लोग कहते हैं पावर। यानी कि अगर एक बॉस है, मैनेजर है, वो मैनेजर अपने असिस्टेंट्स को जैसे जैसे टास्क देगा, उसके असिस्टेंट्स वैसे ही काम करेंगे। तो इसका मतलब है मैनेजर के पास एक पावर है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नीड ऑफ पावर होती है, वो चाहते हैं कि हमारे अंदर पावर। ठीक है, वो फिर सोसाइटी के अंदर बिहेव फिर ऐसा कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हम किसी की बात ना सुने, हम ऑर्डर्स दें, हम किसी से ऑर्डर्स ना लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टडीज़ करते हैं, लेकिन स्टडीज़ करने के फ़ौरन बाद वो जॉब नहीं करते, या जॉब करते भी हैं तो उनकी जॉब चल नहीं पाती। वो इसलिए कि वो ऑर्डर्स नहीं ले सकते, वो हमेशा पावर को एंजॉय करना चाहते हैं। क्रिकेट खेलने लगे होते हैं कुछ चार पांच स्टूडेंट्स, तो चार पांच स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, और चार पांच फ्रेंड में कहता है यार कप्तान मैं बनूंगा। एक शख्स चाहता है कि मैं कैप्टन बनूं और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपने प्लेयर्स को ड्यूटीज़ असाइन करूँ। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर हमारे यहाँ नीड ऑफ पावर होती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी पावर एक्सरसाइज करें दूसरे लोगों के ऊपर, कोई हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज ना करे। तीसरे नंबर पे आ जाता है नीड ऑफ अफिलिएशन। नीड ऑफ अफिलिएशन का मतलब होता है किसी के साथ मुंसलिक हो जाना। हम चाहते हैं कि हम किसी एक इंसान के साथ फ्रेंडली हो जाएं, या उसके साथ दोस्ती कर लें, या उसके साथ मुंसलिक हो जाए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हो जाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के ड्रीम होता है कि मैं, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पीएचडी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हो जाए। तो इसका मतलब है ये एक अफिलिएशन होती है। फिर होता है कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब उनको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है जो सबकी आंख का तारा है, उसके दोस्ती में हम लोग भी, उसकी फ्रेंडशिप फ्रेंड्स की लिस्ट में हम लोग भी शामिल हो जाएं, हम भी उसके साथ दोस्ती कर लें। तो ये एक अफिलिएशन की नीड होती है, हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ अफिलिएट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी सोच होती है ना, उसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएट हो जाते हैं, किसी न किसी रिलीजियस पार्टी के साथ अफिलिएट हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरमीडिएट, हमने मैट्रिक कर लिया और मैट्रिक के बाद हमने प्री मेडिकल में अच्छे नंबर ले लिए, और हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो हमारी अपनी सोच डॉक्टर बनने की है, तो हम किसी मेडिकल कॉलेज के साथ अफिलिएट हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये एक नीड ऑफ एफिलिएशन भी होती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की जो नीड्स हैं ये। उसके बाद जो हमारा नीड्स को जब हम ख़त्म करते हैं, तो नीड को ख़त्म करने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, वह है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल का मतलब ये है कि एक जो जॉब होगी, जो कोई भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग सोच रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, उस जॉब के क्या क्या किरदार, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखनी होती है। ठीक है, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उसको हम लोग रिसेप्शन पे बैठा देते हैं कि आप रिसेप्शनिस्ट हैं, तो क्या वो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट ही रहेगा, या इस रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें और बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी, ये अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि एक जॉब जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जॉब में हो सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा वो है स्किल वैरायटी।
स्किल वैरायटी से मुराद ये है कि एक शख्स एक टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा बल्कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, मल्टीपल टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल, अगर कोई रिसेप्शन पे है तो रिसेप्शन पे वो टेलीफोन पे देख रहा है, वो आने वाले लोगों को भी देख रहा है, वो इर्द गिर्द की सफाई का भी उसको ख्याल रखना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ उसको रजिस्टर भी है जिस पे वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा है, उसके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे हो ईमेल का आंसर भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एक काम नहीं कर रहा, एट द सेम टाइम वो मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग कहते हैं स्किल वैरायटी, कि एक बंदा जो है वो किसी एक टास्क के लिए नहीं आपके पास आ रहा होता या एक टास्क वो नहीं परफॉर्म कर रहा होता, हालांकि उसको हम रिसेप्शनिस्ट कह रहे हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल टास्क, देयर आर वैरायटी ऑफ टास्क अ पर्सन इज परफॉर्मिंग। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रिलेटिवली कम टास्क परफॉर्म कर किए जा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों आता है टास्क आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक शख्स जो हमारा एम्प्लॉई है वो आइडेंटिफाई करे, वो ये समझ ले कि मेरा टास्क है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स काम कर रहा होता है लेकिन हकीकत में उसका डेजिग्नेशन कुछ और होता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस कुछ और दे रहा होता है। इसका मतलब है कि उसको टास्क की आइडेंटिटी नहीं है, उसको शनाख्त नहीं है अपने टास्क की, कि मैं बेसिकली किस जॉब के लिए मैं हायर हुआ हूँ और मैं बेसिकली काम क्या कर रहा हूँ। जब ये हमें मालूम हो जाता है, जब ये चीज़ हमें मालूम हो जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे हो रहे होते हैं उनमें से फ़ायदा ये है कि जब हमें मालूम है कि हमें टास्क आइडेंटिटी हमें मिल जाती है और हमें मालूम होता है कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, तो कल को कोई बंदा अगर हमें ये कहता है कि प्लीज़ आप ये वाला काम करें, आप ये वाला काम करें, तो आप उनको कह सकते हैं सॉरी दिस इज़ नॉट माई टास्क। ठीक है जी, इसी तरीके से जब आप टास्क आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उस वक्त एक और फ़ायदा आपको ये हो रहा, तो एक आपको और दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर कोई टास्क आपसे रिलेटेड नहीं है, तो जब वो आपसे रिलेटेड नहीं है और आप 4-5 लोग बैठे होंगे और एक बंदा एकदम टास्क कोई ना कोई आके डिमांड करेगा, तो आपको मालूम है ये मेरा टास्क नहीं है, ये मेरे लेफ्ट में बैठे हुए असलम साहब का टास्क है, तो असलम साहब खुद उठ के वो काम कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस हद तक हम ये समझ लेते हैं कि हाँ हमारी जॉब जो है वो हमें मालूम है कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को मालूम नहीं होती कि वो बेसिकली क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब टास्क आइडेंटिटी नहीं होती तो एक बंदे को एक से ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं, या ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिसकी बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर आगे आएंगे बच्चों टास्क सिग्निफिकेंस। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि कभी कभी ऐसी जगह भी होती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका लेवल तो बहुत छोटा होता है, एम्प्लॉयज़ का लेवल तो बहुत छोटा होता है, लेकिन बच्चों उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगी। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक मॉल बनाते हैं, ठीक है, मॉल जो है उस पर हम लोग क्या करते होते हैं, शॉपिंग मॉल मिसाल के तौर पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, अब हम लोगों ने अगर शॉपिंग मॉल बना लिया और हमने लाखों करोड़ों रुपए लगा के शॉपिंग मॉल बना लिया, और शॉपिंग मॉल बनाने के बाद हमने बहुत एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड चीज़ें वगैरह जो है आइटम्स भी वहाँ पे रख लिए सेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने सारा का सारा हमने एसी भी लगा ली है, फर्श भी अच्छी कर लिया, सीलिंग भी अच्छी कर ली, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लाइटिंग भी सब कुछ अच्छा कर लिया, हमने उसको इनॉग्रेट भी बड़े मज़े से अच्छे तरीके से कर लिया। फिर ये हुआ कि जब कस्टमर्स आने लग पड़े हमारे पास, तो हमारे जो सेल्समैन है वो बदतमीज़ है, सेल्समैन जो है वो बदतमीज़ है, या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, या सेल्समैन जो है वो कस्टमर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहे। तो कस्टमर्स क्या करेंगे, उनकी बदतमीज़ी की वजह से, ठीक है, उनकी इग्नोरेंस की वजह से, या दूसरे नंबर पे उनकी कम इल्मी की वजह से उस शॉपिंग मॉल से कस्टमर सामान शॉपिंग करना छोड़ देंगे और कस्टमर्स वहाँ पे नहीं आएंगे। अब कस्टमर चूँकि वहाँ पे नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपको लॉस हो रहा है, और आपको लॉस किस वजह से हो रहा है कि क्या आपने लाखों करोड़ों रुपए गलत लगाए हैं, या आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है, या आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया, आपका सेल्समैन की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्समैन की जो जॉब है वो बहुत सिग्निफिकेंट है।
इसी तरीके से हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में बाकी सब कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जिन लोगों की ड्यूटी होती है वो हमारा स्टाफ होता है, जिसे हम पैरामेडिक्स कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है। अब नर्सिंग स्टाफ अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम उस हॉस्पिटल को अच्छा कंसिडर करेंगे, अगर नर्सिंग स्टाफ ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो बहुत से लोग उस हॉस्पिटल में जाने नहीं पसंद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो असल में होती तो बहुत छोटी लेवल की हैं, लेकिन वो छोटे लेवल की जॉब्स भी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉस या उसका प्रॉफिट उन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे सेल्समैन मॉल की एग्जांपल दे दी, हॉस्पिटल में जैसे एग्जांपल हमने ले ली नर्सेस की। आखिर में आता है ऑटोनॉमी, चौथे नंबर पे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है बच्चों पावर। ठीक है, हमने ये भी देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी जॉब है उस जॉब में हमारे पास पावर कितनी है। ठीक है, पावर से मुराद ये है कि मेरे पास कितनी फ्रीडम है, इमेंसिपेशन है काम करने की, इंडिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा ये है कि मैं खुद अपने ओन पे कैसे डिसीजंस ले सकता हूँ, कैसे डायरेक्शन सेट कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी कहलाती हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के बाद आता है आगे फीडबैक। फीडबैक किसको कहते हैं बच्चों, कि अब जब हम लोगों ने कोई परफॉर्मेंस देनी होती है, कोई काम हमने करना होता है, तो काम करने के बाद बच्चों एक फ़ायदा ये होता है, या लॉस आप कह सकते हो, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई काम हमने कोई प्रोडक्ट बना ली, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग उसको फीडबैक लेंगे। नॉर्मली तीन जगहों पे हम लोग जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। नंबर 1, अगर मिस्टर ए बना रहा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, ठीक है, मोबाइल के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा बना रहा है मोबाइल के अंदर, तो सबसे पहले जब वो कैमरा बनाएगा और मोबाइल के अंदर फिट करेगा तो सबसे पहला फीडबैक उसको खुद देंगे परफॉर्मेंस का। वो खुद ट्राई करेगा, चेक करेगा कि क्या इसकी परफॉर्मेंस वाकई 48 मेगापिक्सल वाली है या नहीं। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने खुद इसने 48 मेगापिक्सल की परफॉर्मेंस देख ली, तो उसके बाद अगला काम क्या होगा, दूसरे नंबर पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो फिर उसको चेक करेगा और देखेगा कि वाकई इसका कैमरा, इस मोबाइल का कैमरा 48 मेगापिक्सल है या नहीं। ठीक हो गया। उन्होंने भी अगर अप्रूव कर दिया तो फिर वो चले जाएगी मार्केट में। मार्केट में फिर क्या होता है कि कस्टमर्स तीसरे लोग हैं जो आपकी परफॉर्मेंस का फीडबैक देते हैं। वो कैसे देते हैं, वो 48 मेगापिक्सल आपकी कंपनी का और 48 मेगापिक्सल किसी और कंपनी का, दोनों के कैमरे को से एक तस्वीर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई आपका कैमरा 48 मेगापिक्सल या इसके करीब करीब का है या नहीं है, तो फिर वो आपको फीडबैक देंगे। तो ये बेसिकली 3-4 चीज़ें लोग हैं जो फीडबैक दे रहे होते हैं, और नॉर्मली आपकी जॉब के बारे में फीडबैक आप खुद ले सकते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। अब ये जो 4-5 चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये फीडबैक हो गया, या ये जो ऑटोनॉमी हो गई, या स्किल वैरायटी हो गई, या ये टास्क आइडेंटिटी या टास्क सिग्निफिकेंस, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक जॉब कैरेक्टर्स, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं, जब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जॉब बना रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सोचनी होती हैं। जब ये तमाम की तमाम चीज़ें हम सोच के समझ के अपने जहन में बना के जब हम कोई जॉब को किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम लोग फॉर्म करेंगे, तो उससे हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ज़्यादातर हम लोगों को मैक्सिमम लेवल पे अप टू द ऑप्टिमल लेवल हम लोग जो है वो बेनिफिट्स की तरफ जा सकते हैं, हम लोग एडवांटेज की तरफ जा सकते हैं, और हम लोग किसी भी किस्म की अनसर्टन जो हम लोगों को डिफीट मिल सकती है हमारी परफॉर्मेंस से, या हम लोगों को लॉस हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस से, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर ये जो चैप्टर मोटिवेशन का चैप्टर नंबर 9 या 10 आई थिंक होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीक पे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाएगी। पढ़िएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।